इसके बाद कुछ और ड्रग्स हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। उसमें एस्ट्रियोनैम है। एस्ट्रियोनैम एक मोनोबैक्टम है। ये उन बैक्टीरिया में दी जाती है जो कि ग्राम नेगेटिव हैं और जो है ना वो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेज। उनमें कौन कौन से आते हैं? क्लेब्सिलिया नेमोनाई आता है, सीडोमोनास आता है, सेरेशिया वगैरह आता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जो है ना उससे मिलता जुलता है पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन से। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड करेंगे और जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। टॉक्सिसिटी में जीआईटी अपसेट तो तकरीबन सबकी होती है और एलर्जी भी इनमें है। ठीक है, तो जीआईटी अपसेट होगा, इसके साथ जो है ना वर्टिगो, हिपेटोटॉक्सिसिटी और सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन यही होता है कि जो है ना एंटीबायोटिक एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल की वजह से जो सूडोमोनास कोलाइटिस होती है वो एंटीबायोटिक्स की वजह से होती है। ठीक है, तो उसको जो है ना हम सुपर इन्फेक्शन में काउंट करते हैं। इसमें हिपेटोटॉक्सिसिटी होगी और सुपर इन्फेक्शन होंगे। इसके अलावा जो एलर्जीसिटी होगी, इनमें स्किन रैशेस वगैरह, लेकिन इसकी क्रॉस एलर्जीनिसिटी नहीं है। ठीक है, अब जो कि इसकी क्रॉस एलर्जीनिसिटी नहीं है ना ही सेफ्लोस्पोरिन के साथ ना ही जो है ना इसकी पेनिसिलिन के साथ, तो ऐसे पेशेंट जो एलर्जिक हैं और पेनिसिलिन और या सेफ्लोस्पोरिन को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उन पेशेंट्स में ना हम एस्ट्रियो नाम दे सकते हैं। लाइक एक पेशेंट ने पेनिसिलिन ली, कोई इसको किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था, उसके अगेंस्ट उसने पेनिसिलिन लिया, सेफ्लोस्पोरिन ली और अब उसको हो गया एलर्जी सेवेयर किस्म की। तो अब हम जो है ना अगर उसने पेनिसिलिन ली थी तो सेफ्लोस्पोरिन नहीं दे सकते, अगर उसने सेफ्लोस्पोरिन ली थी तो हम पेनिसिलिन नहीं दे सकते। फिर हमने क्या देनी है? एस्ट्रियो नाम देनी है, मोनोबैक्टम जो कि है, इसकी क्रॉस एलर्जीनिसिटी नहीं है। इसके बाद कार्बापेनिम्स हैं। कार्बापेनिम्स में जो है ना ये पहले देख लें, जो कि हमारी कोर ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब ये दूसरी ड्रग्स के साथ मिला के यूज़ होती है। एंटीरोबैक्टर के अगेंस्ट जो है ना यूज़ होती हैं, सिट्रोबैक्टर के अगेंस्ट जो है ना, सिरेशिया के अगेंस्ट, इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ना कोर ड्रग्स हैं। इसके अलावा जो है ना एसिनोबैक्टर है, प्रोटियस ओरोजिनोज है और सीडोमोनल इन्फेक्शन है, इनके अगेंस्ट जो है ना इन कार्बापेनिम्स को दिया जाता है, जिसमें इमीपेनम है और इल्टापेनिम है। इनको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ मिला के दिया जाता है। ठीक है, अब जो है ना इसमें याद कैसे करना है, देखें आप, इसमें बैक्टर आ रहे हैं सारे। एसिनोबैक्टर है, एसिनेटोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, ये 3 हो गए। बाकी पी ओरिजिनेजिया, सीडोमोनाल और सिरेशिया आपने याद रखने हैं। ठीक है, 3 तो बैक्टर हैं, एसिनेटोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर और सिट्रोबैक्टर। ठीक है, इसके बाद जो है ना एक इमीपेनम जब दी जाती है तो किडनी में एक एंजाइम होता है रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज, वो इसको जो है ना इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इसमें जो इसका इफ़ेक्ट है ना वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना हम सीलोस्टैटिन के साथ देते हैं। सीलोस्टैटिन क्या करते हैं? रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज जो एंजाइम होता है ना उसको जो है ना उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट जो है ना रहता है और ये अपना थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट करा लेती है। टॉक्सिसिटी में जीआईटी अपसेट है और रैश है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। और इसके बाद सीएनएस टॉक्सिसिटी है, न्यूरोटॉक्सिसिटी इसमें है, जिसमें कॉन्फ्यूजन्स वगैरह हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं और इंसेफेलोपैथी हो सकती है। इसके बाद बीटा लैक्टमेज जो है ना इनहिबिटर्स हैं। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हमने पढ़ा था कि ऐसे बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिव कर देते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम जो है ना बीटा लैक्टमेज हमने भी फिर इनहिबिटर्स प्रोड्यूस कर लिए, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, जो कि जो है ना उन बीटा लैक्टमेज एंजाइम को जो है ना इनहिबिट कर देते हैं और हमारी एंटीबायोटिक जाकर अपना इफेक्ट करा लेती है। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिशन ये जो है ना इसमें जो है ना हमने ड्रग्स जो पढ़ी थी वो क्लवेनिक एसिड पढ़ी थी और डायज़ोबैक्टम पढ़ी थी हमने और इस तरह सोल्बैक्टम पढ़ी थी। तो ये जो है ना ये ड्रग्स, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं, ये सिर्फ उन बैक्टीरिया के लिए यूज़ होंगे, उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होंगे जो कि प्लाज्मिड इनकोडेड बीटा लैक्टमेज रखते हैं। ठीक है, 2 तरह का बीटा लैक्टमेज जो है ना बैक्टीरिया के अंदर होता है। एक तो ये होता है कि प्लाज्मिड इनकोडेड होता है, लाइक ये हो गया, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया, और इनके अंदर जो है ना ये है प्लाज्मिड। ऐसा होता है कि जो है ना ऐसे बैक्टीरिया जिनमें बीटा लैक्टमेज जीन होता है, ठीक है, जिनके जीनोम में बीटा लैक्टमेज या प्लाज्मिड में बीटा लैक्टमेज जीन होता है, वो क्या करते हैं जब उनकी ऑटोलिटिक क्लीवेज होती है वो किसी वजह से जो है ना डाई कर जाते हैं, तो ये जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड ये आके जो है ना
ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ये दूसरे बैक्टीरिया ले लेते हैं जिनमें बीटा लैक्टमेज जीन नहीं होता। जब ये प्लाज्मिड इधर आता है तो ये कुछ अर्से तक इधर रहता है और फिर उसके बाद जो है ना ये प्लाज्मिड खुद इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जो पहले वाला प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का अपने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इसकी वजह से वो बीटा लैक्टमेज जीन जो है ना वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और बैक्टीरिया जो है ना हमेशा के लिए वो जो है ना बीटा लैक्टमेज जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके में बीटा लैक्टमेज जीन नहीं होता, वो अगर उनके कोई आसपास कॉलोनी में कोई ऐसा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, नॉर्मल लिविंग है बैक्टीरिया जो कि जिसके प्लाज्मिड में बीटा लैक्टम जीन है, तो वो क्या करता है उसे देख के ना अपने अंदर बीटा लैक्टम जीन इंड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करने लग जाता है। फिर जब वो बैक्टीरिया दूर जाएगा या फिर किसी और जगह जाएगा तो उसकी जो बीटा लैक्टमेज की वो प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी थी ना वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कि जो है ना बीटा लैक्टमेज इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। और ये था प्लाज्मिड इनकोडेड बीटा लैक्टमेज जो कि खुद अपने प्लाज्मिड में इनकोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं ये सिर्फ उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ना दिए जाते हैं, उन बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करते हैं जो कि प्लाज्मिड इनकोडेड होते हैं। ये इंड्यूस्ड बीटा लैक्टमेज को जो है ना इनहिबिट नहीं करते। इसके बाद जो है ना कुछ और हैं सेल मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स, उनमें वैंकोमाइसिन है। वैंकोमाइसिन में आपको याद है मैंने बताया था कि वो ड्रग्स जो कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, मर्सा रेजिस्टेंस है, उनके अगेंस्ट जो है ना हम वैंकोमाइसिन देते हैं। और वैंकोमाइसिन के जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट क्या दी जाती है, उसके अगेंस्ट डॉक्सीसाइक्लिन जाती है VRE वर्सा स्ट्रेन के अगेंस्ट, ठीक है। अब इसके बाद अदर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स उनमें वैंकोमाइसिन है। वैंकोमाइसिन जो है ना जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसके में जो डी एला और एला टर्मिनल पे लगे होते हैं उसके साथ जाके बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्रॉस लिंकिंग को भी इनहिबिट करती है। तो क्रॉस लिंकिंग को हम क्या कह रहे थे कि ट्रांसपेप्टाइडेशन थी, तो इन दोनों स्टेप्स को जो है ना इनहिबिट करती है और ना क्या होती है इसकी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। क्लिनिकल यूजेस में ये है कि जो सीरियस इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे इन्फेक्शंस जो कि जिनके अगेंस्ट जो है ना बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए हैं और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कॉज करा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है यूज होते हैं। जैसे PRSP हमने पढ़ा था, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, निमोकोकल स्ट्रेन पढ़ा था, मर्सा स्ट्रेन पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा एक क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, ये याद रखना है आपने। बाकी जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, जितनी नहीं मोस्टली एंटीबायोटिक्स क्या कराती है, सुपर इन्फेक्शन कॉज कराती है, सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कराती हैं। क्यों कॉज कराती हैं? क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल की ना ओवर ग्रोथ कराती हैं बाकी जो है ना मोस्टली एंटीबायोटिक्स। लेकिन वैंकोमाइसिन जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल का इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो है ना यूज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए। अब इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी में सबसे पहले आपने याद रखना है रेडमैन सिंड्रोम, ठीक है। रेडमैन सिंड्रोम इस वजह से होता है क्योंकि एक क्यूटेनियस फ्लशिंग कराती है हिस्टामिन रिलीज़ की वजह से, स्पेशली जब इसको रैपिडली एडमिनिस्टर किया जाता है, IV इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, तब जो है ना रेडमैन सिंड्रोम कॉज कराते हैं। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, फ्लीबाइटिस और फीवर वगैरह इसके जो है ना टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। और एक बात ये भी कि जो वैंकोमाइसिन है इसको थर्ड जनरेशन सेफ्रोस्पोरिन जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन वगैरह उनके साथ कॉम्बो में दिया जाता है, उनके साथ मिला के दिया जाता है ताकि दोनों ड्रग्स का जो है ना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आए। और एक बात ये कि जो वैंकोमाइसिन है ये ऑरली नहीं दी जाती, अगर मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड भी हो ना तब भी नहीं दी जाती, ठीक है। और क्योंकि ये ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होती GIT से, इसको IV फॉर्मुलेशन जो है ना इसकी दी जाती है जो कि इसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन अगर मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल की वजह से तो इस कोलाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम जो है ना ऑरली देते हैं और ऑरली फिर जो है ना वो अपना इफ़ेक्ट कॉज कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वैंकोमाइसिन का रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इनका ये है कि जो बैक्टीरिया है उन्होंने डी एला को डी लैक्टेज के साथ वो कर लिया, रिप्लेस कर लिया। जब डी एला डी लैक्टेज के साथ रिप्लेस हो जाता है तो ये वैंकोमाइसिन क्या करती है, वो टर्मिनल जो डी एला वो थे ना नेसेंट पॉलीपेप्टाइड के ऊपर लगे हुए थे उनके साथ बाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि एक डी एला लैक्टेज के साथ वो हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है और जो है ना इसकी बाइंडिंग जो है ना नहीं हो सकेगी और इसके रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बनेंगे जिनमें VRE है वर्सा और जो है ना एंटीरोकोकाई रेजिस्टेंट भी हैं। इसके बाद फॉस्फोमाइसिन है। फॉस्फोमाइसिन एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड को इनहिबिट करती है जो कि स्टार्ट करता है हमारी इनिशिएट करता है सेल वॉल की सिंथेसिस को, ठीक है। इस वजह से जो है ना ये इनिशियल स्टेप पे ब्लॉक कर रही है फॉस्फोमाइसिन।
इसका मैकेनिज़्म यही हो गया। इसके बाद जो है ना इसके रेजिस्टेंस में ये है कि जो है ना इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कम होती है। ये जितने भी ये सेल वॉल सेंसेस इनहिबिटर ड्रग्स हैं या प्रोटीन सेंसेस आगे हम पढ़ेंगे, तो ये नॉर्मली क्या होती है कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसमें परमिएबल होती हैं, वहाँ पे जाके सेल के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं और फिर जो है ना अपना इफेक्ट कॉज कराती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना क्या कराएंगे, ये बैक्टीरिया क्या कराएंगे, उनकी एक्यूमुलेशन नहीं होगी जिसकी वजह से जो है ना बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे। और कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोजन है जिसके अगेंस्ट यूज़ होती है। टॉक्सिसिटी में इसकी बस डायरिया, जीएटी अपसेट वगैरह हो गया। इसके बाद जो है ना बेसिट्रेसिन है। बेसिट्रेसिन लास्ट स्टेज में एक्ट करती है सेल वॉल की सिंथेसिस में। फॉस्फोमाइसिन फर्स्ट स्टेज में, बेसिट्रेसिन लास्ट स्टेज में। ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक कौन कर रही थी, हमने पढ़ा था कि वैंकोमाइसिन कर रही थी ट्रांसपेप्टाइडेशन को भी, ग्लाइकोसाइलेशन को भी। ठीक है, और इसके क्लिनिकल यूज में ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज़ होती है और किडनीज के ज़रिए एक्सक्रीट होगी, तो उसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी है इसकी टॉक्सिसिटी में। साइक्लोसेरिन है। साइक्लोसेरिन क्या करती है कि जो है ना ये डी-एला की जो एंट्री है इनटू द पेप्टाइड चेन उसको ब्लॉक करती है। ठीक है, जब एंट्री ही नहीं होगी तो डी-एला लिंकेज ही नहीं बनेगा और फिर जो है ना आगे वाले स्टेप्स भी जो है ना नहीं हो सकेंगे। और इसके क्लिनिकल्स में ये है कि जो ऐसी ड्रग्स जो कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गई हैं, ठीक है, सॉरी ऐसे पेशेंट्स जो कि फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है ना उस टीबी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है उन पेशेंट्स में साइक्लोसेरिन। ठीक है, और इसमें इसकी टॉक्सिसिटी में न्यूरोटॉक्सिसिटी है, ट्रेमर, सीजर्स और साइकोसिस वगैरह। डेप्टोमाइसिन एक लिपोपेप्टाइड है, ये वीआरई और वर्सस स्ट्रेन मैंने बताया था ना कि डेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह जो है ना यूज़ होती हैं हमारी वैंकोमाइसिन के रेजिस्टेंस स्ट्रेन के अगेंस्ट। और ये जो है ना मायोपैथी कॉज कराती है। इस वजह से जो है ना क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज का लेवल जो है ना प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर हमने मॉनिटर करना चाहिए जब हम डेप्टोमाइसिन दें। तो अब